प्यारे बच्चों, हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट, वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल, वर्ड, सिलेबल, वोकेबुलरी, सेंटेंस के में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हुआ था। तो दूसरे दिन के वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट और इसके अंतर्गत पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स को देखे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने आई, वी, यू एंड दे के साथ इज क्रिया का प्रयोग करना भी सीखे। वर्ब के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ले लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। तो आइए पहले ऑब्जेक्ट को समझते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ वर्ड, पर्सन और थिंग। यह एक प्रकार का शब्द है जो पर्सन, व्यक्ति और वस्तु से बनता है। यह एक प्रकार का शब्द है जो व्यक्ति या वस्तु का बना होता है। विच इज अफेक्टेड फ्रॉम ए वर्ब, जो क्या होता है, वर्ब से प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, यू ईट ए मैंगो। जैसे कि हम लोग आम को खाते हैं तो आम का प्रभाव, आम का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है। यू राइट ए लेटर, आप एक पत्र लिखते हैं। तो जब हम लोग लिख लेते हैं तो पत्र एक पेज होता है जो पत्र के रूप में आ जाता है। यू सिंग ए सॉन्ग, आप एक गाना गाते हैं तो गाना समाप्त हो जाता है। तो इसमें सारे जो वर्ड हैं वो ऑब्जेक्ट हैं और वो क्रिया से प्रभावित हो रहे हैं। इट गिव्स द आंसर ऑफ द WH वर्ड व्हाट एंड whom। यह जो ऑब्जेक्ट है वो WH वर्ड के रूप में यदि व्हाट और whom की बात कहे तो उसका जवाब देता है। व्हाट का मतलब क्या, whom का मतलब किसे, किन्हें, जिसे, जिन्हें। ठीक है ना। व्हाट का प्रयोग और whom का प्रयोग तो ऑब्जेक्ट की जानकारी लेने के लिए किया ही जाता है। व्हाट का प्रयोग हमेशा थिंग्स की जानकारी देगा और who और whom हमेशा पर्सन के बारे में जानकारी देगा। जैसे हम लोग प्रश्न देखते हैं, whom do you like most, आप किन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जवाब में कोई भी नाम आप बता सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। What do you eat, आप क्या खाते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु का नाम लिख सकते हैं जो खाने योग्य हो। Whom do you help, आप किसकी सहायता करते हैं, तो नाम लिख देना। It is the combination of person, thing and animal। यह जो है पर्सन व्यक्ति, थिंग वस्तु और एनिमल से बना होता है। एनिमल से इसमें देख रहे हैं प्लेस नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि प्लेस ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। हम लोग आगे देखेंगे। पर्सन के अंतर्गत ही ये सब आएंगे। तो इट इज ऑफ 3 काइंड्स। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इसमें हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ साथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को भी देखेंगे। पर्सन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में सब्जेक्टिव में आई, ऑब्जेक्टिव में मी, प्लूरल में सब्जेक्टिव में वी, ऑब्जेक्टिव में अस। सेकेंड पर्सन में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, सभी में यू ही होगा। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही सब्जेक्टिव, हिम ऑब्जेक्टिव, सी सब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव, इट सब्जेक्टिव, इट ऑब्जेक्टिव। यदि नेम रहे तो उसका ऑब्जेक्टिव कैसे आवश्यकता अनुसार हिम, हर या इट होगा। वहीं प्लूरल की बात करेंगे तो दे सब्जेक्टिव और देम ऑब्जेक्टिव होगा, और नेम्स और उसी को में एक से अधिक नाम रहेगा तो देम ही का प्रयोग होगा ऑब्जेक्टिव के उसमें। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सिंगुलर और प्लूरल रूपों को देख लिया। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आई, वी, यू और दे के साथ इज क्रिया का प्रयोग करना भी सीखे थे, इसीलिए वो भी वीडियो अगर नहीं देखे हुए तो देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक, और ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। इट इज ए काइंड ऑफ वर्ड विच इज नॉट अफेक्टेड फ्रॉम ए वर्ब। क्या है, कॉम्प्लीमेंट एक वैसा शब्द होता है, ठीक है ना, जो क्या है, किसी क्रिया से प्रभावित नहीं होता है। ही वेंट टू कलकत्ता, वह कलकत्ता गया।
तो उसे कलकत्ता जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यू वेंट टू पटना, आपके पटना जाने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, वहाँ जाने से वहाँ ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। तो इसमें कोलकाता, पटना, हियर, देयर कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जिसे एक और यहाँ पर देख लेते हैं, ही रीड्स एट नाइट, वह रात में पढ़ता है। तो आपके रात में पढ़ने से रात पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा, पढ़ें या ना पढ़ें, रात रात ही होगा और वो अपने समय के अनुसार ही रात दिन होगा। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें जो क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया। इट इज ए काइंड ऑफ वर्ब विच टेक्स ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट, यह वैसा क्रिया है जिसके बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। तो ये निश्चित नहीं है, वो सेंटेंस पर देखना होता है। प्ले, ईट, डू, सिंग, इटसी कुछ ऐसे क्रियाएं दी हैं जो सामान्यतः ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अन ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब, इसे ऑब्जेक्ट लेने वाला क्रिया भी कहा जाता है। किसे, ट्रांजिटिव वर्ब को। तो हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जो कॉम्प्लीमेंट के सेंटेंस में पाए जाने वाला वर्ब को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया, अर्थात वो कोई काम नहीं करता सामान्यतः उससे, क्योंकि कोई आने वाला शब्द पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इट इज द वर्ब विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, क्या है, यह वैसा क्रिया है जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं लाफ, वीप, स्माइल, रन, गो, रीच, इटसी। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि सेंटेंस पर ही निर्भर करता है कौन सा क्रिया ट्रांजिटिव हो जाएगा, कौन सा इंट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे निश्चित क्रिया हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव में ही रहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नन ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब, इसे ऑब्जेक्ट न लेने वाला क्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण हम लोग को समझना है नोट के अंतर्गत, ट्रांजिटिव वर्ब हेल्प्स ए सेंटेंस टू ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिव फॉर्म। ट्रांजिटिव वर्ब ही एक ऐसा क्या है, क्रिया है जो किसी भी वाक्य को पैसिव रूप में बदलने में सहयोग करता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों को हम लोग कभी भी पैसिव में बदल नहीं सकते हैं सामान्य स्थिति में। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट का वर्गीकरण करते हैं। ऑब्जेक्ट का वर्गीकरण किए थे पर्सन के अंतर्गत, इसका भी वर्गीकरण करते हैं पीटीआर अर्थात प्लेस, टाइम और रीजन के अंतर्गत। तो आइए हम लोग प्लेस का स्थान, टाइम समय और रीजन अर्थात कारण, इस तरह के वाक्यों का निर्माण करने में हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं। जैसे में कोई वाक्य लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, वह क्या करता है 5 बजे सुबह में पूजा करने के लिए मंदिर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को पहले पूजा करें कि पहले समय लिखें कि पहले स्थान लिखें, समस्या आ जाता है। तो पहले में सब प्लेस को लिखेंगे, फिर टाइम को लिखेंगे, फिर रीजन को लिखेंगे। यदि इसमें से कोई ना रहे तो उसके आगे वाला को लिखेंगे, वाक्य कभी गलत नहीं होगा। जैसे ही गोज टू टेम्पल एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग टू वर्शिप, हो गया यहाँ पर। यू गो टू नालंदा कॉलेज एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग फॉर ए वॉक डेली। अब क्या करते हैं, प्रत्येक दिन 5 बजे सुबह में टहलने के लिए नालंदा कॉलेज जाते हैं। तो इसमें पहले नालंदा कॉलेज लिखे हैं, फिर देखिए समय दिए हैं, फिर कार्य क्या है वो देखे हैं। तो इस पर हमेशा ध्यान देना है आपको, तभी वाक्य सही होगा, अन्यथा आप गलत वाक्य बना देंगे। दे गो टू किसान सिनेमा एट 4 o'clock इन द इवनिंग टू वॉच ए मूवी एवरी संडे। क्या करता है, वे लोग किसान सिनेमा में प्रत्येक रविवार को फिल्म देखने के लिए शाम 4 बजे जाते हैं शाम में। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य को बनाएंगे तो आपको किसी भी रूप में कोई समस्या नहीं होगी, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में जो भी समस्या होगी आप समझ गए होंगे। तो मैं एक सेंटेंस आपको दे देता हूं, मैं रोज शाम 4 बजे दूध लाने के लिए सुधा काउंटर पर जाता हूं। दूसरा, मैं रोज सुबह सब्जी लाने के लिए सोसराय चौराहा पर जाता हूं अपने दोस्तों के साथ। इसका आप जवाब बनाकर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।